आज हम साइंस साइंस का लुसेंट का नोट्स देखेंगे। तो गति से स्टार्ट करते हैं कि अदिश राशि, गति में अदिश राशि अदिश राशि किसे कहते हैं। सबसे पहली बात, ऐसे हम आप केवल सुनिए, उससे आपको पूरा मेमोराइज हो जाएगा। इस टाइप से मैं नोट्स बनाया हूँ और आप सुनने के बाद ही आपको पूर्णतः याद हो जाएगा। ठीक है। तो वैसे भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। क्या है? वैसे भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विभव, लंबाई, घनत्व, क्षेत्रफल, शक्ति, विद्युत विभव, दाब, विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल। ठीक है। तो अदिश राशि के बारे में हो गया कि वैसे भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। और आप एग्जाम्पल में देख लेंगे तो, क्योंकि ऐसा है ना कि एग्जाम में आता है कि चाल कौन सा है राशि, अदिश है या सदिश है, तो तुरंत हम अदिश राशि कर लेते हैं। तो पूरे आप लिख लीजिए: द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विभव, लंबाई, घनत्व, क्षेत्रफल, शक्ति, विद्युत विभव, दाब, विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल। ठीक है। विद्युत धारा, ताप, ये सभी अदिश राशि है। अब आते हैं हम सदिश राशि पर। सबसे पहले सदिश राशि किसे कहते हैं? ठीक है। तो वैसे भौतिक राशि जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहती है, जिसमें परिणाम के साथ साथ क्या रहता है, तो दिशा भी रहती है, तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जो योग के निश्चित नियमों के साथ जोड़ी जाती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जो योग के निश्चित नियमों के साथ जोड़ी जाती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और बलाघूर्ण। तो ये जो है सो आपको सदिश राशि हो गया। ठीक है। इसका आप समझ लिया कि वैसे भौतिक राशि जिन्हें परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहती है, उसे हम दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के साथ जोड़ी जाती है, तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। अब आते हैं हम दूरी पर। दूरी किसे कहते हैं? बराबर, किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। दूरी किसे कहते हैं? तो किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका सदैव धनात्मक या शून्य होती है। यह हमेशा सदैव धनात्मक या शून्य होती है। बराबर। दूरी का परिभाषा आप जान लिए कि किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। और यह है क्या है? तो यह एक सदिश राशि है। अब आगे हम विस्थापन पर। विस्थापन किसे कहते हैं? एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। एक निश्चित समय दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को हम क्या कहते हैं? तो विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक क्या है? तो वह मीटर है। इसका SI मात्रक, विस्थापन का SI मात्रक क्या है? तो वो आपको मीटर है। और यह क्या है? तो एक सदिश राशि है। ठीक है। विस्थापन धनात्मक और शून्य कोई में भी हो सकता है। विस्थापन क्या हो सकता है? तो धनात्मक में भी हो सकता है, धनात्मक और शून्य कोई में भी हो सकता है। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी को हम क्या कहते हैं? तो यह जो है सो हम विस्थापन कहते हैं। बराबर। अब है कि चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई
दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं हम? चाल कहते हैं। और यह क्या है? तो यह एक अदिश राशि है और इसका ऐसा मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इसका ऐसा मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड। और चाल बराबर क्या होता है? तो दूरी बट्टा समय होता है। देखिए चाल का क्या हो गया आपको? किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। चाल क्या है? तो एक अदिश राशि है और इसका ऐसा मात्रक, चाल का ऐसा मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड है। और चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। अब क्या है? वेग। वेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु के विस्थापन की दर को एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका ऐसे मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड बराबर। तो वेग क्या है? तो ये सदिश राशि है और इसका ऐसा मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड है। अब आते हैं हम त्वरण पर। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यह क्या है? तो यह एक सदिश राशि है और इसका ऐसा मात्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। और यह क्या है? तो यह एक सदिश राशि है और इसका ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका त्वरण का ऐसा मात्रा है मीटर सेकेंड स्क्वायर। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, इसे हम मंदन कहते हैं बराबर। अब है कि परिक्षेय गति। जब कोई वस्तु पिंड एक ही समय पर दो दूरी तय करता है, ठीक है, जब कोई पिंड जो है सो एक ही समय पर दो दूरी तय करता है तो क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तो पिंड की ऐसे गति को परिक्षेय गति कहते हैं। जब कोई पिंड एक ही समय पर दो दूरी तय करता है तो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर तो पिंड की ऐसे गति को परिक्षेय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु जो है किसी वृत्ताकार मार्ग पर जो है सो आपको गति करती है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। वह एक समान चाल को गति करता है। अब आगे कोणीय वेग पर। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र को मिलाने वाले एक सेकंड में जितने बार घूमते उसे कोणीय वेग कहते हैं बराबर। अब है कि न्यूटन के नियम जो है, न्यूटन के नियम के बारे में हम ऐसे जानेंगे कि भौतिकी के पिता जो है सो न्यूटन सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रस्तावित किया था। कब किया था? तो भौतिकी के जो पिता थे न्यूटन, वो 1687 में जो है सो अपनी पुस्तक जो है सो प्रिंसिपिया में जो है सो आपको सबसे पहले न्यूटन गति को जो है सो प्रतिपादित किया था। न्यूटन का प्रथम नियम पर चलते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, या वह एक समान चाल में सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे चलती रहेगी जब तक कि पर बाह्य बल लगाकर उसमें वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। न्यूटन के प्रथम नियम ये होता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, ठीक है, तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या यदि वो एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल जो है
बाह्य बल लगाकर उसे वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जरूरत नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम को जो है सो गैलीलियो का नियम या आपको जरूरत नियम भी कहते हैं। अब आ जाते हैं बल पर। तो बल का परिभाषा इसी करेंगे। बल वह बाह्य कारक होते हैं जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल जो है सो वह बाह्य कारक है। बल क्या है? बल का परिभाषा है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में जो है सो वह परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। क्या करता है? तो जो जैसे कि कोई वस्तु है, ठीक है, तो यदि कोई बल लगाते हैं तो क्या होता है, इधर से उधर घिसक जाता है, बराबर। तो यही होता है कि बल वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में जो जहाँ रहता है उसको वो चेंजिंग कर देता है, ठीक है। तो या चेष्टा करता है, चेंजिंग करने का चेष्टा करता है, परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, तो वही बल होता है। बल की यदि माना जाए तो वह एक सदिश राशि। क्या है? बल सदिश राशि। इसका ऐसा मात्रक क्या है? तो वह न्यूटन है। बल क्या है? तो बल जो है सो सदिश राशि है और इसका ऐसा मात्रक क्या है? तो वह न्यूटन है। अब आ जाते हैं कि बल समूह किस वस्तु पर लगाकर 3 कार्य करता है। वस्तु की चाल में क्या करता है? यदि बल की बात किया जाए तो वस्तु के चाल में परिवर्तन ला सकता है, वस्तु की दिशा में परिवर्तन ला सकता है और वस्तु की आकृति में जो है सो परिवर्तन ला सकता है। यदि बल के समूहों के द्वारा किसी वस्तु पर 3 कार्य करता है कि वस्तु की चाल में जो है सो परिवर्तन ला देता है, वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन ला देता है, वस्तु की आकृति में जो है सो आपको परिवर्तन ला देता है। अब आते हैं स्पर्श या संपर्क बल। वह बल जो किसी वस्तु के द्वारा दूसरी पर वह बल जो किसी वस्तु के द्वारा दूसरी और प्रत्येक संपर्क द्वारा आरोपित किया जाता है तो उसे संपर्क बल कहते हैं। संपर्क बल किसे कहते हैं? तो वह बल जो किसी वस्तु के द्वारा दूसरी पर प्रत्येक संपर्क के द्वारा आरोपित किया जाता है तो वह जो है सो संपर्क बल हो गया। अब है कि अभिलंब बल। वह जब स्पर्श बल वस्तुओं के संपर्क की सतहों को लंबवत लगते हैं तो उसे अभिलंब बल कहते हैं। अब है तनाव बल। तनाव बल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को एक डोरी से बांधकर डोरी को ताना जाता है। जब कोई वस्तु जो है सो एक डोरी से बांधकर डोरी को ताना जाता है तो वस्तु की डोरी को नीचे खींचती है। तो वस्तु डोरी को नीचे खींचती है। डोरी से बंधी वस्तु पर डोरी के द्वारा लगाया गया बल परिणाम को तनाव कहते हैं, बराबर। जब कोई वस्तु ठीक है डोरी से बांधकर ताना जाता है तो वस्तु क्या होता है? तो डोरी नीचे जो है ताना जब जाता है डोरी नीचे की तरफ नीचे की खींचती है तो डोरी से बंधी हुई वस्तु पर डोरी के बंधी हुई वस्तु पर डोरी के द्वारा ऐसे जब हम कोई वस्तु को खींचते हैं तो जिस वस्तु को खींचते हैं वो जो है जिसमें बांधे रहते हैं हम रस्सी, ठीक है, तो वो क्या होता है? तो अपने तरफ वो जो है सो खिंचाता है, वो नीचे की तरफ धकेलता है। तो वही बल के परिणाम को हम तनाव बल कहते हैं, बराबर। अब आते हैं हम घर्षण बल के। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती है या लुढ़कने की चेष्टा करती है, बराबर। क्या होता है? तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती है या लुढ़कने की आपको चेष्टा करते हैं तब संपर्क आने वाली सतहों को घर्षण बल उत्पन्न होता है। तब संपर्क में आने वाली सतहों के बीच घर्षण बल उत्पन्न करता है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर क्या करता है? सरकती है या आपको लुढ़कती है तब संपर्क में आने वाली सतहों के बीच जो है क्या होता है? तो घर्षण बल जो है सो जैसे सरकती है लुढ़कती है तो उस बीच में क्या होता है? तो आपको घर्षण बल काम करता है जो हमेशा गति के दिशा का विपरीत दिशा में कार्य करता है, बराबर।